ओके बेटा, आज की क्लास रहेगी 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। कौन सा चैप्टर रनिंग में था बेटा? चैप्टर नंबर 10, इसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर चल रहा था। तो हम बता चुके थे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, फिर उसके बाद शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, और आज तीसरे नंबर पर आएगा कौन? शुद्ध संधारित्र। आज हम पढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो। आज का टॉपिक ये रहेगा। देखिएगा, संधारित्र का चिन्ह ये होता है, ये संधारित्र है। ये किससे जुड़ा है? इसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, जिसकी तात्क्षणिक वोल्टता का मान लिया जाता है Vm sin ओमेगा टी, और यदि इसकी धारिता क्या है? C। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान निम्न सूत्र से दिया जाता है, और वो है V बराबर, ये परमानेंट है, Vm sin ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। यहाँ Vm क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, ठीक है। ओमेगा टी क्या है? कला कोण। अब हमारा उद्देश्य क्या आता है बेटा? नंबर ए है, ये क्या आता है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक एवं शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक एवं शिखर मान। तो हमने प्रतिरोध पढ़ा था, तो उसमें वोल्टता और धारा दोनों समान कला में थी। जब हमने प्रेरकत्व पढ़ा तो वोल्टता धारा से π/2 कला में आगे थी, यानी धारा वोल्टता से π/2 पीछे थी। आज हम पढ़ रहे हैं संधारित्र के लिए। तो देखिए, अगर संधारित्र पर वोल्टता पतन Vc दिया जाए, इस पर संधारित्र पर वोल्टता पतन Vc दिया जाए, तो ये सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है, V बराबर Vc। बोलो, वोल्टता पतन किसके बराबर होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर होगा। कैसे लिख सकते हैं अपन? तो यहां से V का मान तो हमारे पास है, लेकिन Vc का मान कैसे निकालेंगे? देखिए आप, यदि संधारित्र की धारिता C एवं आवेश स्मॉल q है, क्या है? स्मॉल q है, तो हम जानते हैं कि q समानुपाती V और q बराबर CV, तो V बराबर क्या आ जाएगा? यानी Vc बराबर आ जाएगा Q/C, राइट। इसको समीकरण अपन सपोज 2 दे सकते हैं, इसको अपन समीकरण 3 दे सकते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में, इसमें रखना है। अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां से V की जगह तो क्या आ जाएगा बेटा? Vm sin ओमेगा टी बराबर Q/, और हमारा उद्देश्य क्या है? धारा निकालना। तो यहां से आवेश की वैल्यू, किसकी? आवेश की वैल्यू Q बराबर क्या आ जाएगी बेटा?
Q बराबर आ जाएगा VMC और साइन ओमेगा टी, राइट। तो हमें क्या निकालना है, धारा। तो धारा किसे कहते हैं, आवेश परिवर्तन की धारा कहते हैं, आवेश परिवर्तन को धारा कहते हैं। तो देखिए यहां से, क्योंकि धारा I का तात्क्षणिक मान होता है dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, तो यहां से आ जाएगा बराबर d अपॉन dt, और q का मान कितना है VMC साइन ओमेगा टी। यहां से आ जाएगा I बराबर VMC तो कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, कोस ओमेगा टी, राइट। बोलो, और फिर किसका करें, ओमेगा टी का, तो क्या आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा। तो यहां से आ जाएगा I बराबर VM ओमेगा सी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा। हमें इसको किस में चेंज करना है बेटा, साइन में, इसमें। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं I बराबर VM ओमेगा सी, और इसको लिख सकता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, राइट, या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, बात तो एक ही है ना। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहां से देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये समीकरण कौन सा आ गया बेटा, समीकरण नंबर 4। समीकरण, यहां से क्या पता लग रहा है कि यहाँ धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला में आगे है, धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कला में आगे है। लेकिन यहाँ आई एम क्या है बेटा, आई एम बराबर क्या है बेटा, बी एम ओमेगा सी। लेकिन हम जानते हैं ओम के नियम से आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं बी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे तो लिखा जा सकता है इसको। बोलो, तो यहाँ पर ये वाला किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का, और प्रतिरोध में यहाँ पर कौन जुड़ा है, सी। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिघात। क्या बोलते हैं, पहले में क्या बोला था, प्रेरित प्रतिघात, इसमें क्या बोलेंगे, भारतीय प्रतिघात। क्या बोलेंगे, भारतीय नहीं, धारितीय, धारिता से संबंधित। तो ये हो जाएगा Vm अपॉन, इसको लिख दूंगा XC। क्या लिख दूंगा, XC, उसमें क्या लिखते थे XL, XC, और ये कहलाता है धारा का शिखर मान। क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो यहां पर बेटा XC बराबर क्या आ गया, XC बराबर आ गया 1 अपॉन ओमेगा C, बराबर इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई FC, राइट। इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, भारतीय प्रतिघात, राइट। अब कोई पूछे कि भारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं, पूछने वाले पूछते रहते हैं भारतीय प्रतिघात किसे कहेंगे। बोलो, कल आपको प्रेरित प्रतिघात बताई थी, क्या बोलेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट भारतीय प्रतिघात कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या बोलेंगे, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट भारतीय प्रतिघात कहलाती है, राइट। तो ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया, ए पॉइंट। अब बी किसकी बारी आती है, कलांतर। क्या आता है, दूसरे नंबर पर आएगा कलांतर। तो बेटा कलांतर बराबर क्या आ जाएगा, धारा के लिए सॉरी वोल्टता के लिए कितना है, ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, फिर माइनस, यहां से कितना आएगा माइनस ओमेगा टी, और यहां से कितना आएगा बोलो, माइनस पाई बाई 2, यानी इससे ये कैंसिल। तो क्या आया, मतलब किस में से किसको घटाया है, वोल्टता में से धारा की कला
उसका मतलब वोल्टता धारा से π/2 पीछे है, वोल्टता की कला धारा की कला से π/2 पीछे है, या ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसे लिख दो, वोल्टता की कला धारा की कला से π/2 पीछे है, या पीछे का मतलब पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी, यानी धारा हमेशा इससे π/2 आगे रहेगी और वोल्टता हमेशा π/2 पीछे रहेगी। राइट। तो अगला नंबर आता है किसका? सी, यानी ग्राफ का, और वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ। हाँ जी, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोई भी राशि ले सकते हो, मैंने पहले बोला था, कल आपको दोनों ग्राफ बताए। मैं तो सबसे पहले वोल्टता लेता हूं। क्या लेता हूं? वोल्टता। तो देखिए अगर इधर समय किया जाए तो यहां पर क्या आएगा बोलो? T/4। यहाँ क्या आएगा? 2। यहाँ पर 3T/4 और यहाँ T, और यहाँ क्या लिया जा रहा है? समय, और यहाँ वोल्टता और धारा। फिगर आगे रह गया, कोई बात नहीं, बता दें। अब इसके बाद देखिए, इधर देखना ध्यान से कि वोल्टता के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? V बराबर Vm sin ωt। तो इसका ग्राफ सिंपल कैसा आएगा बोलो? जब इसका मान होगा तो ये क्या होगा? 0, और जब ये होगा तो अधिकतम, और जब ये तो 0, इसका मान नेगेटिव, फिर इसका मान 0। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा बोलो। यहाँ पर ये मान जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा Vm, और ये मान क्या है बेटा? ये है T/4, ये T/2, और ये 3T/4, और ये T है। अब आ जाओ किस पर? धारा। किस पर? धारा कितना आ गया? π/2। जब इसका मान 0 होगा तो इसका मान 1 होगा। 1 का मतलब Im होगा। क्या होगा? इसका मतलब जब इसका मान 0 तब उसका मान कैसा होगा? अधिकतम। बोलो। और जब इसका मान अधिकतम होगा तो इसका मान 0। बोलो। और जब इसका मान कितना होगा बोलो? 0, तब इसका मान इधर क्या होगा? अधिकतम। और जब इसका मान अधिकतम तो इसका मान, और जब इसका मान 0 तो इसका मान इसकी सीध में यहां पर ऐसे। बोलो। तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा? इसका ग्राफ यह है। तो ये किसका ग्राफ है? ये किसका मान है? Im का। किसका है? तो ये ग्राफ है V बराबर Vm sin ωt, और ये वाला जो ग्राफ है I बराबर Im sin ωt प्लस π/2। राइट। बोलो। अब आती है किसकी बारी? डी, फेजर ग्राफ। कौन सा? फेजर ग्राफ या फेजर वक्र। फेजर वक्र कैसे बनाते हैं? ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष। राइट। तो यहां से सबसे पहले किसका मान? ये किसका मान है? Vm। क्या है? और ये क्या है? ओमेगा टी। और ये किसका मान है? ये किसका है? V का। ठीक है, ये है V का मान। अच्छा, अब क्या बनाना है? धारा। और धारा इससे कितना आगे? π/2 आगे है, तो इससे π/2 आगे इधर हो जाएगी। बोलो। तो इससे π/2 आगे ये कौन हो गई? Im। और इसका ये शिखर मान क्या है बोलो? ये कितना है? I। क्या है? तो इस प्रकार ये इसका मूल बिंदु, तो ये बन जाता है इसका फेजर आरेख। क्या बन जाता है? फेजर आरेख। इसके बाद आता है
कि धारतीय प्रतिघात की आवृत्ति पर निर्भरता, इस पर आवृत्ति पर निर्भरता। आइए धारतीय, कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, धारतीय प्रतिघात की आवृत्ति पर निर्भरता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, अपन पढ़ चुके हैं xc बराबर 1/ओमेगा c बराबर 1/2 पाई fc। तो यहां से पता लग रहा है कि xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्यतिक्रमानुपाती होती है किसके, f के, तथा xc व्यतिक्रमानुपाती c। तो अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे अपन, तो अगर अपन यहाँ क्या ले लें xc और यहाँ क्या लें f, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा, बोलो व्यतिक्रमानुपाती में। यानी यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे xc का मान कम होगा। और देखिए डीसी के लिए f का मान क्या होता है, 0, और 0 होते ही 1/0 का मान अनंत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो संधारित्र है ये डीसी के लिए अनंत मान की प्रतिबाधा डालता है, अर्थात उसे गुजरने नहीं देता। संधारित्र डीसी को गुजरने ही नहीं देता, समझे ना। तो इसलिए यहां से, और दूसरा ग्राफ ये कब काम आएगा, ये सारे नियम तब काम आएंगे जब फिल्टर पढ़ेंगे। फिल्टर यहाँ नहीं है, फिल्टर आएंगे अगले चैप्टरों में, जहां पर आएंगे जैसे चैप्टर नंबर होगा अपना 16, जिसमें पढ़ेंगे अपन एसी को डीसी में बदलना, और फिर उसके बाद करेंगे उपयोग किसका, फिल्टर का। यानी मिक्सिंग में से एसी और डीसी में से एसी को अलग करना और डीसी को अलग करना फिल्टर का काम होता है। तो जब फिल्टर पढ़ेंगे तो फिल्टर अपने 4 प्रकार के होंगे, उनमें से यही काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंडली और सी एसी और डीसी के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो समय आने पर वो बताएंगे, ये काम आएंगे। लेकिन वहां पर अगर यहाँ क्या ले जाए xc और यहाँ क्या ले जाए c, तो भी ये ग्राफ ऐसा ही आएगा। बोलो। तो इस प्रकार ये हमने बता दी किसकी, आवृत्ति पर निर्भरता। अब क्या रह गया, शक्ति। क्या रह गया, शक्ति। आइए शक्ति पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। F पॉइंट है अपना शक्ति। तो ये तो आसान है, शक्ति P बराबर V इंटू आई। यहां पर आ जाएगा P बराबर V का मान बोलो Pm साइन ओमेगा t इंटू Im साइन ओमेगा t प्लस π/2। तो P बराबर Pm Im साइन ओमेगा t, और ये हो जाएगा cos ओमेगा t। ये हो जाएगा P बराबर Vm Im अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। तो ये आ जाएगा P बराबर Vm Im अपॉन 2, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 ओमेगा। ये किसका मान है, शक्ति का। अब आती है औसत शक्ति। क्या आती है, औसत शक्ति। तो औसत कैसे निकालते हैं, P बार बराबर, ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा, तो Vm Im अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t का बार, और इसका मान क्या होता है बेटा, 0। क्या होता है, इसलिए औसत शक्ति का मान क्या आएगा, 0। औसत शक्ति 0 आएगी तो कल की तरह ग्राफ आएगा इसका,
पूरा चक्कर लगाएगा ये। ऐसे नहीं है कि अगर औसत शक्ति 0 नहीं आएगी इसका मतलब ये फिर धनात्मक में रहेगा या ऋणात्मक में रहेगा। औसत 0 आने का मतलब है जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा। तो अब हम बनाते हैं इन सबका एक साथ ग्राफ, सबका एक साथ जो भी संभव राशि हो सकती है अपने पास। देखिएगा इनका परिवर्तन ग्राफ देखें अपन, तो सबसे पहले अपन एक ग्राफ बनाएंगे जो अभी बनाया था, राइट, अभी बनाया था। वो ग्राफ कैसे आया था, ऐसे आया था। ये किसके लिए था, वोल्टता के लिए। किसके लिए, ये कितना था 0 और ये कितना था T/4 और ये T/2 और ये 3T/4 और ये T, ऐसे लिखा था। और धारा के लिए बात की थी तो क्या आया था, इसका मान यहां पर बोलो, और फिर इसका मान यहाँ 0 और इसके बाद यहाँ पर ये सीध में बिल्कुल यहाँ पर, और फिर वापस 0 और फिर इसकी सीध में ये यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ आया था वो ऐसे आया था। तो ये तो हो गया किसके लिए, V के लिए। ये किसके लिए है बेटा, इसके लिए है I के लिए। ये तो परमानेंट हो गया, यहाँ पर V और I हो गया। अब अपन के पास क्या बचता है, तो शक्ति बचती है और एक अपने पास आवेश। क्या, आवेश। अभी आपने पढ़ा Q बराबर क्या था, CV। तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो C तो एक नियतांक है, तो जो V का ग्राफ होगा वही Q का होगा, बोलो। तो ये उसी के पीछे पीछे चलेगा, किसके, V के पीछे पीछे चलेगा। तो मैं ऐसे सिंपल बना दूं कि Q का ग्राफ, अब कैसे बनाऊं, मेरे पास कोई डिजाइन तो है नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल ऐसे बता दूं। इसी के कहां चलेगा, पीछे पीछे चलेगा, यानी उसकी कला और इसकी कला में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये किसका मान है, ये वाला Q का है। किसका है, Q का। अब आता है शक्ति। तो शक्ति P बराबर क्या होती है, V इंटू I। तो यहां तक देखो आप, इसके डिवाइड, शक्ति में हमेशा ये देखा करो 0 से T/4 तक, सीधा T/2 तक नहीं, क्योंकि 0 से T/2 तक इसके मान 2 बार चेंज हो जाते हैं। तो देखिएगा V इंटू I। तो यहां से यहां तक देखो आप कि V का मान कैसा है, धनात्मक, और I भी कैसा है, धनात्मक। इसलिए यहां से यहां तक शक्ति कैसी आएगी, धनात्मक। कैसी आएगी, धनात्मक। अब आ जाओ यहां तक, यहां से यहां तक देखो, तो यहां से यहां तक वोल्टता तो कैसी है, धनात्मक, लेकिन धारा कैसी हो गई, ऋणात्मक। इसलिए इसका ग्राफ यहां से कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहां से यहां तक देखो, अपने पास वोल्टता कैसी है, ऋणात्मक, और धारा भी कैसी है, ऋणात्मक। तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बोलो, पॉजिटिव हो गया। और इसके बाद यहां से यहां तक देखो, धारा कैसी है, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव चक्र में है, और वोल्टता किस में है, नेगेटिव चक्र में है। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये किसका ग्राफ है, बोलो, ये है शक्ति P का ग्राफ है। किसका है, P का ग्राफ है। और यहाँ क्या है, 0, ये क्या है T/4, और ये क्या है T/2, और ये क्या है बेटा 3T/4, और ये है T, और इधर हो गया V, I, Q और T, राइट। तो इस प्रकार ये सारे ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं, और ये अपने पास तीनों अवयव R, L और C तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। और अब अगली क्लास में अपन जोड़े से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, जोड़े से। पढ़ने का मतलब है कि जैसे R के साथ L जुड़ा होगा, ठीक है ना, R के साथ C जुड़ा होगा, फिर L के साथ C जुड़ा होगा, बस यही बनेगा, बोलो। फिर तीनों जुड़े होंगे। तो इनके लिए बस क्या है कि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ये सीख गए तो फिर वहां पर फेजर ग्राफ और ये सब मान फेजर से निकालने हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। वहां ऐसे धारा ऐसे नहीं निकालनी, वहां फेजर ग्राफ से धारा निकालनी। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब प्रतिरोध जुड़ा हो
तो वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होती हैं, और जब कुंडली जुड़ी हो तो वोल्टता आगे होती है, और जब संधारित्र जुड़ा हो तो वोल्टता पीछे होती है। कितने? π/2। इससे π/2 से। और प्रतिरोध के लिए प्रतिबाधा R होती है, लेकिन जब L जुड़ा हो तो प्रतिबाधा XL होती है, जिसे बोलते हैं क्या? प्रेरक प्रतिकार, जिसका मान होता है ω/L यानी 2πFL। और जब C जुड़ा हो तो यहाँ XC होती है, और इसका मान होता है 1/ωc यानी 1/2πFC। इतने मान आपको पता होंगे तो आप अगली क्लास में भी अच्छा सीख सकते हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।